कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। ना बोल दिया था कि आप सिर्फ एक बैकपैक लेके रेडी रहना, क्योंकि हमें कभी भी जाना पड़ सकता है। बहुत डरे हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या सच है क्या झूठ है। ना बोल दिया था कि आप सिर्फ एक बैकपैक लेके रेडी रहना, क्योंकि हमें कभी भी जाना पड़ सकता है। और फिर सुबह हमें बताया था कि अभी हमें जाना है। हम 15 मिनट्स में रेडी हुए थे एंड देन वी केम डाउन और हम वहां से चले गए थे। और बसेस पे इंडिया का फ्लैग वगैरह, स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड का पोस्टर्स लगाया था। और ईस्ट में तभी भी काफी कुछ हो रहा था। काफी बच्चे वापस ईस्ट से अपने अपने यूनिवर्सिटी में ट्रैवल कर रहे थे। वो 3-3 दिन तक कंटिन्यू बसेस में ही थे और काफी डिफिकल्ट रहा था उनका वो 3 दिन, क्योंकि उनके पास खाना पीना नहीं था, कर्फ्यू लग चुका था और ड्राइवर्स बसेस वापस लाने के लिए रेडी नहीं थे। 3-3 दिन तक स्नो में वहीं बॉर्डर्स पे रहे हैं, ना नींद है। उनके लिए वॉशरूम्स वगैरह भी बैन कर दिए गए हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर्स पे। उनके बैटरीज डेड हो चुके हैं, उनकी पेरेंट्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है और सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। पहले तो ये सब सिर्फ ईस्ट तक था, लेकिन अब वो धीरे धीरे वेस्ट में भी होने लग गया है सब कुछ। तो बॉर्डर्स तक आने के लिए 10 किलोमीटर्स की ट्रैफिक थी बाय कार एंड इवन बाय वॉकिंग, क्योंकि वुमेन्स बच्चे लेके वो चल के बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे। और फिर वहां जाके भी हमें लाइक बॉर्डर क्रॉस करने तक उसके बाद 2 चेक पॉइंट्स है, वहां हमें ईच चेक पॉइंट पे 2-2 घंटे लगे थे पासपोर्ट चेकिंग करवाने के लिए। वीजा नहीं था हमारे पास रोमानिया का, वो सब होने के लिए। और एक बार हमने एंटर कर लिया था तो रोमानियन सिटीजन्स काफी अच्छे थे, मतलब वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने हमें फूड, पानी, जूसेस वगैरह सब प्रोवाइड किया था। और उसके बाद तो इट वॉज ईजी। 6 आवर्स का बाय बस ट्रैवलिंग था और लेकिन उस समय हमारे पास नेटवर्क नहीं था बिल्कुल भी 6 to 8 आवर्स के लिए, ताकि मतलब हमारे पेरेंट्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था कि हम कहाँ हैं, हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमारा बोर्डिंग हुआ कि क्या। लेकिन एक बार हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे, उसके बाद बोर्डिंग हो गया और फिर इट वॉज इजी। 9 o'clock की फ्लाइट थी एंड 6 आवर्स का था वो जर्नी और फिर हम मुंबई आ गए थे। एडवाइजरी दी गई थी एम्बेसी के द्वारा कि आप निकल जाइए वहां से। उसका मद्देनजर रखते हुए मैं 24 को निकलने वाली थी। जैसे ही मैं सुबह उठी निकलने के लिए, आई वाज टोल्ड कि एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग हो रही है। हमें लगा कुछ नॉर्मल सा हुआ होगा, बट जैसे ही हमने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हमें यहाँ से निकाला गया है। सब फोन पे रोज जा रहे थे, कोई कुछ क्लियरली बता नहीं रहा था हमें। एंड बस जो प्लेन में बोर्ड भी कर चुके थे उनको भी हटा दिया था, कह रहे थे एयर स्पेस बंद कर दिया है, कोई चांस नहीं है कहीं पे भी जाने का। एंड हम क्लूलेस थे कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। तब हमें समझ में आया कि ओके, सच में वॉर शुरू हो चुका है और दहशत मच चुकी थी। हम बहुत डरे हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या सच है क्या झूठ है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफी दहशत तो फैल ही रखी थी और सब डरे हुए थे। उस डर के बीच में सब पैनिक हो चुके थे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और उसमें हमें कहा गया था कि आप अपना खाने का सप्लाई अच्छे से रखिए, पानी का सप्लाई अच्छे से रखिए। उसी सुबह हम गए पानी का सप्लाई लाने, उतने में हमें बॉम्ब की आवाज सुनाई दी। और वो बॉम्ब की आवाज जब हम हॉस्टल पहुंचे तो हमारे फ्रेंड्स ने हमें बताया कि एक्चुअल में हमारा हॉस्टल हिला है, इतना बुरा बॉम्ब फटा है और हमारे बाजू में ही फटा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या हालत हो गई होगी। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में हम कल देखेंगे नहीं देखेंगे, कोई श्योरिटी नहीं थी हमारे पास। हमें बॉम्ब शेल्टर में भगाया जा रहा था, हर 3 घंटे में सायरन बज रहे थे। एंड तभी हमने देखा हमारे ही यूनिवर्सिटी में, जब हम बॉम्ब शेल्टर में थे, यूक्रेनियन सोल्जर्स अंदर घुसे थे। हमें पूरी रात वहां रखा गया था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। और हमारे सामने रशियन मिलिटेंट्स को पकड़ा गया था। यूक्रेनियन सोल्जर आए, हमारे सामने से रशियन मिलिटेंट को लेकर गए। ऐसे टाइम पे हमें ये समझ नहीं आ रहा था अब सही कौन है, यूक्रेनियन सोल्जर कौन है, रशियन मिलिटेंट कौन है। हम कंफ्यूज हो गए थे, हम किस पे बिलीव करें किस पे नहीं। एम्बेसी हमें मना कर रही थी कि कीव में बहुत ही हालत खराब है, कीव कैपिटल सिटी है, वहां पर बहुत ही हालत खराब है, बॉम्बिंग काफी ज्यादा हो रहे हैं, आपके लिए सेफ नहीं है कहीं भी बाहर जाना। ऐसे माहौल में जब पैसे भी खत्म हो रहे थे, एटीएम से हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम कहीं जा सके, कहीं पे भी हमें कैश मिल नहीं रहा था, खाना था नहीं, पानी था नहीं हमारे पास, जो था वो शेल्टर था, वो भी उसकी भी श्योरिटी नहीं थी कब चले जाए, कब एयर स्ट्राइक हो जाए। एंड फिर हमने एडवाइजरी पढ़ी कि आप कहीं मत जाइए, इट इज नॉट सेफ फॉर यू। एंड बाहर यूक्रेनियन सिटीजन ही लूटने को आ रहे थे क्योंकि पैसों की कमी हो रही थी, प्लस रशियन सिटीजन का लूट मार तो चल ही रहा था। काफी डरे हुए थे हम, बाहर जाए नहीं जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम निकल जाएंगे। हमारे हॉस्टल ने ही अरेंजमेंट्स किए, डीन हमारा हेल्प कर रहे थे। हमारे यूनिवर्सिटी के डीन ने काफी मदद की, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने काफी मदद की हमारे लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में। एंड हमने एडवाइजरी को ना फॉलो करते हुए, ना
चाहते हुए भी हमें एडवाइजरी नहीं फॉलो की और हम निकल गए उस रात में। कोई श्योरिटी नहीं थी कि हम बॉर्डर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वापस आना पड़ेगा, हमें नहीं पता था। बट इतना जरूर पता था कि अगर हम नहीं निकले तो हम फंस जाएंगे। हमने शुरू किया जर्नी, पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी बॉर्डर पर, एंड रात के 2 बज रहे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था बॉर्डर पे भी क्या करना है क्या नहीं। भगदड़ मची हुई थी बॉर्डर पे भी, क्योंकि हमसे भी पहले काफी सारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे बॉर्डर पे। एंड यूक्रेनियन बॉर्डर पे ये हाल था कि सोल्जर्स हमें जाने नहीं दे रहे थे। ऑब्वियसली उनके भी कोई प्रोसीजर्स होते, प्रोटोकॉल्स होते, वो उन्हें फॉलो कर रहे थे, तो हमारी कोई गलती नहीं थी, ना उनकी गलती थी। बट इतना भगदड़ मचा हुआ था कि हम बिल्कुल क्लूलेस थे कि अच्छा अब हमें ये करना है, अच्छा अब हमें ये करना है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं था वहां पर, इसी वजह से भगदड़ मची हुई थी वहां पर। इतने में हम लोग सुन रहे हैं कि फायरिंग हो रहा है बाय द यूक्रेनियन सोल्जर्स इटसेल्फ। ओपन फायरिंग हो रहा था क्योंकि बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। बच्चों पर पेपर स्प्रे मारा गया है ताकि वो कंट्रोल में आ जाए, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ उस बारे में भी। एंड तब हमें फिर रुकना ही पड़ा। पूरी रात हम बिना किसी शेल्टर के रुके हुए थे, हमें रोका गया था। हम बस ब्लैंकेट्स डाल के बैठे हुए थे, ना खाना पानी कुछ नहीं, बस हम बैठे हुए थे। जर्नी में भी हमें कुछ हेल्प नहीं थी, खाने पीने का अरेंजमेंट था नहीं, तो हम बस वैसे ही रुके हुए थे ठंड में। 3-4 लेयर कपड़े पहने थे, स्वेटर पहना था, उसके ऊपर स्नो कोट पहना था, बूट्स पहने थे, फिर भी ठंड इतनी तेज थी कि हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे।